समस्त दर्शक गण कृपया ध्यान दें, सबसे पहले अपनी सेटिंग में जाके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, नहीं तो साफ नहीं दिखेगा। तो हेलो गाइस, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में संख्याओं के बारे में। सबसे पहले संख्याओं का हम आप लोगों को डायग्राम बताएंगे, फिर प्रत्येक संख्या की परिभाषा और उसको कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और इंग्लिश में उस संख्या को क्या कहते हैं, सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले इसके डायग्राम के बारे में समझो। अब इस डायग्राम को हम आप लोगों के सामने बना के दिखाते, बनाते तो टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए पहले से बना दिया। तो आप लोग यहाँ पर देखो कि जो हमारी संख्याएं होती वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। और जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती वो दो संख्याओं से मिलकर बनती हैं। कौन कौन सी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमारी वास्तविक संख्या दो प्रकार की हो जाएंगी। कौन कौन सी? परिमेय और अपरिमेय। इसके बाद जो हमारी परिमेय संख्या होती ना, या तो वो ऑलरेडी बटे में होती या फिर उसे बटे में हम व्यक्त कर सकते। ठीक है, तो जो हमारी बटे में है, सही बटा में, वो भिन्न हो गई। और जो बटे में नहीं है उनको हम बटे में एक लिखकर ई बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हर संख्या के बटे में एक रहता। और जो पूर्णांक संख्या है उसको भी हमने दो भागों में बांटा है। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक, यानी जो प्राकृतिक संख्या होती उनमें माइनस चिन्ह लगा दो सभी संख्याओं में, तो हमारी ऋणात्मक पूर्णांक तैयार हो जाती। इसके बाद बचती कौन सी संख्या है? तो जीरो बचेगा और प्राकृतिक संख्या बचेगी। तो आप लोगों को पता है कि जीरो और प्राकृतिक संख्या से मिलकर कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती। तो इसलिए हमने केवल पूर्ण संख्या अलग कर दी। अब पूर्ण संख्या में बताया ना कि जीरो और प्राकृतिक संख्या मिलकर बनती, इसलिए पूर्ण संख्या हमने दो चीजें अलग कर दी, इसमें से शून्य और प्राकृतिक संख्या। वो इस प्राकृतिक में से सम विषम भाज्य अभाज्य भी हमने अलग की है। फिर इसके बाद ये हमारी सभी संख्या हो जाएंगी, तो इन दो संख्याओं के बारे में भी हम पढ़ा देंगे। ठीक है, इनके साथ ये दो संख्याएं फ्री। तो ये रहा हमारी संख्याओं का डायग्राम। डायग्राम नहीं, क्या है? डायग्राम। तो आप लोग ऐसे कॉपी में बना लेना। आप लोग जितने भी बेसिक गणित के वीडियो है आप लोग उसका नोट्स बनाओ और तैयार करो। और वीडियो की क्वालिटी तो आप लोगों को बढ़ा ही लेना है, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाओगे तो साफ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हैं हम वास्तविक संख्या के बारे में। और वास्तविक संख्या को आप लोग देख रहे हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और कहलाती कौन सी है? तो दो परिभाषाएं हैं, एक नहीं दो दो लिखवा रहे हम आप लोगों को, किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली। आप लोग देखो ध्यान से। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसी संख्याएं? जिन्हें हम कहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं? संख्या रेखा पर। जा कौन सी रेखा? चलो रेखा के बारे में हम बता रहे हैं। संख्या रेखा आप लोग जानते हो, ऐसी रेखा जिसमें बीच में क्या रहता? जीरो। वही साइड रहेगी एक दो तीन, ऐसे अनंत तक चले जाएंगे। वही साइड लेफ्ट में माइनस के वन, माइनस के टू, माइनस के थ्री, माइनस के फोर, यहाँ भी कहाँ जाएंगे? अनंत पर। तो ये हमारी संख्या रेखा कहलाती। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके, यानी इस रेखा पर प्रदर्शित कर सके कहीं ना कहीं, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? हमारी वास्तविक संख्या। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, इसको कौन सी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। इसकी एक और कोई परिभाषा है, क्योंकि हमने बताया था कि जो वास्तविक संख्या है वो दो संख्याओं से मिलकर बनती। कौन कौन सी? परिमेय और अपरिमेय। तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह। कौन सा ग्रह? संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं उनको भी हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो एक ही बात है, चाहे ये याद कर लो चाहे ये। अब वास्तविक संख्या में कौन सी संख्या है? मतलब कुल मिला के सभी संख्या आ जाती। तो रूट के अंदर जो माइनस की संख्याएं हैं उनको छोड़ के जितनी भी संख्याएं आप सोच सकते हो, रूट वाली, बिना रूट वाली, बटे वाली, दशमलव वाली, ना जितनी भी संख्या सोच सकते हो वो सभी कौन सी है? हमारी वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम अवास्तविक संख्या के बारे में। और एक बात ध्यान रखना कि कहाँ अपन काल्पनिक संख्या भी बोलत। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। और अंग्रेजी में तो इसका इमेजिनरी बोलत। क्या बोलत है? इमेजिनरी। अब कल्पना करना यानी कि इमेजिन करना। एक्चुअली ये संख्या होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी देखो वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम
संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या का जस्ट उल्टा। उनको प्रदर्शित कर सकते हैं संख्या रेखा पर, वह इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, तो वे सभी संख्या जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता वो कौन सी संख्या कहलाती है? हमारी अवास्तविक संख्या है। ठीक है, दूसरी परिभाषा भी है, ऐसी कौन सी संख्या है जिनका अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित न कर सके? तो ऋणात्मक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को, यानी कि माइनस की संख्या होना चाहिए और उसके ऊपर क्या लगा हो? रूट लगा हो। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को भी हम क्या कह सकते हैं? अवास्तविक संख्या। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे, जैसे माइनस का 1 है, माइनस के 2, माइनस के 3, ये तो हो गई हमारी कौन सी? ऋणात्मक संख्याएं। कौन सी? ऋणात्मक। इसके बाद लिखा आगे क्या है? वर्गमूल। वर्गमूल कह रहा था हमारा रूट, यानी कि इनको हम पैक कर देंगे, रूट के अंदर पैक कर देंगे, बढ़िया बंद कर देंगे। तो फिर इसको कहोगे क्या आप लोग? क्या कहोगे? तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल कहोगे। क्या कहोगे? ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल। तो ये वे संख्याएं हैं जिनका पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकत। लेकिन एक ये बात याद रखना, जो रूट के अंदर माइनस का 1 होता ना, इसको हम ग्रीक भाषा के अक्षर आयोटा के बराबर, काय के बराबर? इसको आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। तो रूट के अंदर जो माइनस का 1 है इसको हम आई के बराबर लिख के और लिख देते हैं। और कक्षा 11th में इस आयोटा के बारे में बहुत बड़ा एक ये पाठ है, बड़ा नहीं है, छोटा है, बहुत छोटा है। तो इसके बारे में क्लास 11th के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी अवास्तविक संख्या हुई। इसके बाद देखते हैं अगली संख्या। तो भैया हरो इसके बाद हम बताने वाले हैं हम आप लोगों को परमेय संख्या के बारे में। लेकिन एक बात याद रखना, ये परमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या है। सही में रे, अगर ये संख्या ना पढ़ो ना तो पाप लगे है, पाप। देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छे से समझा दे रहे हैं हम, आप लोग ध्यान से देखियो। सबसे पहले इस परिभाषा के बारे में सुनो। इस परिभाषा में 2 बातों पर ध्यान देना। कौन कौन सी? कि वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं, मतलब ऑलरेडी पहले ही से बटे में होती है, वे संख्या परमेय संख्या कहलाती। कौन सी? जैसे 1/2, 5/2, 7/3, मतलब पहले से कैसी हैं? ऑलरेडी बटे में है। ये कौन सी संख्या कहलाएंगी? परमेय संख्या है। इसके बाद दूसरी कंडीशन यहां से देखो, जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब पहले से बटे में नहीं है लेकिन अपन उन्हें p/q के रूप में व्यक्त कर सकते। कैसे? देखो जैसे 0, 1, 2, 3, 4 है ना, ये बहुत सारी संख्या है। तो देखो p/q के रूप में नहीं है, लेकिन इनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? तो आप लोगों को पता है हर संख्या के बटे में 1 होता। कितना होता? 1। तो इन सभी के बटे में कितना लिख देंगे हम? 1 लिख देंगे। तो बताओ ये संख्याएं कैसी हो गई? p/q के रूप में व्यक्त हो गई। और कंडीशन भी देखो, q बराबर नहीं 0 के, यानी कि q नीचे है तो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 0 भी नहीं है। तो बताओ ये भी कैसी हो गई? हमारी परमेय संख्याएं हो गई, यानी कि फिर तो 0 भी परमेय हो गया। तो कक्षा 9वीं की एक अध्याय की 1.1 का पहला क्वेश्चन यही है, क्या शून्य परमेय संख्या है? चलो वहां पर देखेंगे इसके बारे में बाद में। पहले ये परिभाषा बताओ, समझ में आ गई कि नहीं? कि वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक कंडीशन याद रखना, p/q के रूप में है, अच्छी बात है, लेकिन नीचे q है ना, तो q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। p और q पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक में 0 भी आ जाता तो p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। ये कंडीशन आप लोगों को याद रखना है। एक बात और बताएं, इसका कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। तो ये परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो कक्षा 9वीं के एक अध्याय में दशमलव प्रसार वाले सवाल हैं। कौन से सवाल हैं? दशमलव प्रसार वाले। तो इसको भी समझो। दूसरी परिभाषा हमने दशमलव प्रसार के हिसाब से ली है। तो वे सभी संख्या जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, या तो कैसा हो? शांत, तो परमेय संख्या कहलाएगी। शांत को हम अवसानी भी बोलते। क्या बोलते हैं? अवसानी। अवसान माने जो पूरा पूरा कट जाए, रुक जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है
या फिर अशांत आवर्ती, मतलब अशांत तो है लेकिन कैसा है, आवर्ती, मतलब कोई संख्या रिपीट हो रही, क्या हो रही, रिपीट हो रही। और अशांत को कहते हैं अनवसानी, वो आवर्ती आप लोग जानते हो उसको पुनरावृत्ति बोल सकते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में शांत है यानी कि भाग पूरा पूरा चला गया तो परमेय होगी। यदि भाग पूरा पूरा नहीं गया, कोई संख्या रिपीट हो रही बार बार, एक अंक या कोई संख्या क्या हो रही, रिपीट हो रही, तो वो क्या कहलाती हमारी, उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती यानी कि अनअवसानी पुनरावृत्ति वाला दशमलव प्रसार उसका हो जाता। तो दोनों कंडीशन में वो संख्या क्या कहलाती हमारी, परमेय संख्या कहलाती। लेकिन इसको जरा देखो ध्यान से, हम किस संख्या की बात कर रहे हैं, क्लास 9th के एक अध्याय, गणित के एक अध्याय की प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। कौन कौन से, 0.6 के ऊपर बार और 0.4, केवल 7 के ऊपर बार, इसके बाद 0.001 इसके ऊपर बार। तो ये संख्या देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.666 से कहते हैं कई बार, ठीक है, तो ये बार बार आ रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार। तो ये संख्या हमारी परमेय संख्याएं हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, परमेय संख्याएं। लेकिन क्यों, क्यों हो जाएंगी परमेय संख्या, क्योंकि इनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते। और इनको कैसे व्यक्त करते हैं, तो इंतजार करो आप लोग क्लास 9th की गणित का एक अध्याय का, तो वहां पर इनको p/q के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे परमेय संख्या के बारे में, ठीक है, कि वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं या जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कौन सी संख्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। p और q पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q की जगह पर अपन 0 नहीं रख सकते, ठीक है, q से पैदस कर सकते हैं, ठीक है, इनको करते हैं। और इनका दशमलव प्रसार शांत हो या फिर अशांत आवर्ती हो तो भी उनको परमेय संख्याएं कहेंगे, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी लोग इसको याद करना। अगर इसको सीख लिया तो बड़े पुण्य को काम हुई है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगली संख्या के बारे में, वो है हमारी कौन सी, अपरमेय संख्या। तो दोस्तों अपरमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेजनल नंबर्स, कहलाती कौन सी है, तो देखो ध्यान से, वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसी संख्या जिनका हम p/q के रूप में व्यक्त न कर सके, वो कौन सी संख्या कहलाती हमारी, अपरमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। और इसकी दूसरी परिभाषा भी है हमारे पास कि वे सभी संख्या जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत अनावर्ती। अशांत यानी कि भाग देने पर पूरा पूरा ना जाए, नई संख्या चली आए या फिर कोई संख्या बार बार आती रहे, तो वो हमारा क्या कहलाता, अशांत। लेकिन आगे देखो क्या कहलाता, आगे क्या लिखा है, अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब ये होता कि कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, हर बार नई नई संख्या चली आए, तो फिर वहां पर कौन सा दशमलव प्रसार कहलाता, वो अशांत अनावर्ती। अशांत को अनअवसानी भी बोलते। तो दोस्तों कंडीशन याद रखना, दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए अपरमेय संख्या के लिए, अशांत अनावर्ती, यानी कोई संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिपीट वाली तो बार वाली होती और बार वाली हम बता चुके हैं कि वो तो परमेय संख्या होती। तो यहाँ पर बिना बार वाली संख्या है, कौन सी, बिना बार वाली, और अशांत भी है, तो कौन सी संख्या कहलाएगी हमारी, अपरमेय संख्या है। तो दोस्तों बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते और जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। तो देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे √2 और √3, √4 को तो 2 × 2 करोगे तो बाहर आ जाएगा, लेकिन √5, √6, 6 भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि 2 × 3 करोगे तो ना तो 2 का जोड़ा बनेगा ना 3 का जोड़ा, इसलिए ये भी अंदर ही रहेगा, √7। तो दोस्तों ये जो संख्या है हमारी, ये कैसी है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि इनको हल करोगे तो इनके जोड़ा तो बन के बाहर निकलेगी नहीं, ठीक है। फिर भी इन संख्याओं को जबरदस्ती बाहर निकालना चाहते हो तो हमको कौन सी विधि, भाग विधि से हल करना पड़ेगा, तब इनके दशमलव के मान आ जाएंगे। जैसे √2 को भाग विधि से हल करोगे ना तो ये आएगा हमारा 1.414 और नई संख्या चली आएंगी कई, ठीक है ना। तो ऐसे हर संख्या का हम मान निकाल सकते, लेकिन रूट वाली संख्या का ये वाला मान निकालते कैसे हैं, तो वो भाग विधि से निकालते, ठीक है। तो कौन सी विधि से, भागवती से नहीं, भाग विधि से। तो इनके मान निकालने के लिए हम अलग से भाग विधि का वीडियो
बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने डायग्राम में आप लोगों को बताया था कि जो हमारी परिमेय संख्या होती ना, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, तो इसको हमने दो भागों में बांटा था। कौन कौन से, एक भाग था हमारा भिन्न और दूसरा भाग क्या था हमारा पूर्णांक। कौन सा, पूर्णांक। तो परिमेय संख्या तो हमने पढ़ ली, इसके बाद पढ़ेंगे हम कौन सी, पूर्णांक। क्योंकि जो हमारी भिन्न है ना, इस भिन्न को हम अगले वीडियो में या फिर किसी वीडियो में हम अलग से भिन्न वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि भिन्न को यदि स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि भिन्न में भी हम बहुत सारी चीजें समभिन्न विषमभिन्न बटे में कैसे बनाते हैं, कैसे लघुत्तम लेके हल करते हैं, तो भिन्न का वीडियो हमारा अगला रहेगा। ठीक है, अगला वीडियो रहेगा। तो भिन्न को ऐसे ही रहने दो, अभी इसका नहीं खुद आओ, नहीं तो ये भिन्न भिन्न भागेगी तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कौन सी संख्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अगली संख्या को, वो रहेगी हमारी कौन सी, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। तो देखो इसके नाम पर फोकस करो, क्या लिखा है इसमें, पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक, और पूर्ण अंक यानी कि पूरा पूरा अंक, यानी ना तो इसमें भिन्न आएगी, यानी ना तो कोई बटे की संख्या आएगी और ना ही दशमलव की संख्याएं आएंगी। तो आप लोग देखो क्या लिखा है, भिन्न व दशमलव संख्याओं को छोड़कर, यानी कि इनको हम नहीं लिखने वाले। फिर आएगा क्या, तो देखो सभी पूर्ण संख्याएं यानी कि जीरो और गिनती वाली संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्याएं। तो सभी पूर्ण संख्याएं आने वाली हैं, और संख्या कौन सी आएगी, जो हमारी प्राकृतिक संख्या होगी ना उनमें हम क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह, तो हमारी कौन सी संख्या हो जाएंगी, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। तो बस इसी पर नोट करो आप लोग, ध्यान दो कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में क्या लगा देंगे, माइनस। इसके बाद जो हमारी संख्याओं का समूह बनेगा उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। और प्रदर्शित कौन अक्षर से करेंगे इसको, तो आई व जेड दोनों अक्षरों से क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जेड का यूज किया जाता है। काय का यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, जेड का। तो जेड से प्रदर्शित करते हैं इसको, आई से भी करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले आप लोग तो इसमें कौन कौन सी संख्या आएंगी, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में क्या आएगा, जीरो आएगा, 1 2 3 4, और ये कहां तक जाएंगे, हमारी अनंत तक। इसके बाद आगे क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं में क्या आने वाला है, माइनस का चिन्ह यानी कि ऋणात्मक। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 1, और चिन्ह आएगा कौन सा, माइनस का। अगली प्राकृतिक संख्या 2 जिसमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अगली प्राकृतिक संख्या 3 जिसमें क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह। तो इसी प्रकार ये माइनस अनंत तक चली जाएंगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्णांक संख्याएं। तो देखो 1 से लेके जो अनंत तक जाती हैं गिनती वाली, तो ये तो होती है हमारी कौन सी, प्राकृत संख्याएं। इसके बाद 0 से लेके, जीरो और प्राकृतिक संख्याएं दोनों संख्या मिलके बन जाती है हमारी कौन सी, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और ये हमारी कौन सी हो गई, पूर्ण संख्याएं। और इन्हीं पूर्ण संख्याओं में, गिनती की संख्याओं में यानी प्राकृतिक संख्याओं में क्या लगा दो, माइनस। तो इसके बाद जो हमारी संख्याओं का संग्रह बन जाता, यही हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, ये हमारी ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक हो गए, ये हो गया हमारा बीच में शून्य, और शून्य ना तो धनात्मक होता ना ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों सुनो अगली संख्या के बारे में। इसके बाद अगली संख्या है हमारी कौन सी, पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम होल नंबर। क्या, होल नंबर कहलाती कौन सी है, तो इसमें दो चीजें रहती, कौन सी, या तो शून्य रहता या प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्या तो आप लोग जानते हो गिनती की संख्या कहलाती, और क्या है, शून्य। यानी कि गिनती की संख्याओं में हम क्या लगा दें, केवल शून्य मिला दें, तो हमारी कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो देखो इसको W से प्रदर्शित करते हैं। कौन से अक्षर से, W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी आप लोग देखते जाओ। क्या देखना है, एग्जाम्पल। तो इसको W से प्रदर्शित करते, तो W के बराबर लिखे दे रहे, तो ये हो गया हमारा क्या, शून्य। आगे कौन सी, प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 लिखते जाओ, ये कहां तक जाएंगी, अनंत तक। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, हाँ देखो दोस्तों, इसके बाद आ गई हमारी कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या कहलाती? तो सबसे पहले तो जो देखो कि इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल। ठीक है। वे सभी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं वे कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कुल मिलाकर गिनती वाली संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि छोटी सी बात। और इनका प्रदर्शित कौन से अक्षर से कहते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। तो एन के बराबर लिखेंगे। और गिनती वाली संख्या कौन सी है? तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब कितनी लिखें? ये तो अनंत तक जाएंगी। ठीक है। तो वे सभी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं वो हमारी संख्याएं कौन सी कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। चलो अगली। तो दोस्तों धीरे धीरे हमारी संख्याएं आगे बढ़ती जा रही हैं। आप लोग इनको देखते जाओ और सीखते जाओ। अगली संख्या कौन सी आ गई हमारी? सम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। कहलाती कौन सी है? तो आप लोग देख रहे होंगे, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ऐसा नहीं कि 2 का भाग दे रहे कुछ शेषफल आ गया, है ना, यानी और शेषफल आ जाएगा तो वो पूर्णतः विभाजित नहीं मानी जाएगी। यानी कि 2 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, यानी कि शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है। तो 2 का भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो समझ जाना कौन सी संख्या है? सम संख्या। क्योंकि शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि भाग कैसा चला गया? 2 का पूरा पूरा चला गया। ठीक है। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। इसी बात को दूसरे तरीके से लिख दिया, अर्थात जिनकी इकाई का अंक क्या हो? 0 2 4 6 8 हो। इकाई का अंक मतलब लास्ट वाला अंक। लास्ट वाला अंक क्या होना चाहिए? या तो 2 हो, या 0 या 2 या 4 या 6 या 8। इनमें से कोई भी एक अंक यदि लास्ट में आ गया तो हमारी कौन सी संख्या होगी? सम संख्या। क्योंकि लास्ट में ये संख्या इन अंकों में से लास्ट में इन अंकों में से कोई भी आ जाए तो उस संख्या में 2 का भाग 100% जाएगा। ठीक है। तो हमने लिख दिया इसमें कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। और 2 से विभाजित कब होंगी? जब उनकी इकाई का अंक इनमें से कोई एक आएगा तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है। तो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? सम संख्याएं। जब 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, या फिर कह सकते जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल में यही संख्या आ जाएंगी। आप लोग देखो, जैसे 0 को भी लिख सकते हैं लेकिन हम 2 से लिख रहे। 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है। ये संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या है। ठीक है। तो देखो इसके लास्ट इकाई का अंक क्या है? 0 है। इसकी इकाई का अंक कितना है? 2। इकाई का अंक कितना? 4। ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक इकाई के स्थान पर है तो वो संख्या कौन सी होगी? हमारी सम संख्या। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं विषम संख्या के बारे में। तो सबसे पहले तो देखो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। हॉट नंबर नहीं, क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। तो और ये विषम संख्या कहलाती कौन सी है? तो देखो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। तो सम 2 से विभाजित हो रही थी लेकिन विषम 2 से विभाजित नहीं होगी। अर्थात 2 से विभाजित कौन सी संख्या नहीं होती हैं? जिनकी इकाई का अंक 1 3 5 7 9 होता है वो संख्या कभी 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात जिनकी इकाई का अंक यानी कि लास्ट का अंक क्या हो? 1 3 5 7 9 में से कोई भी अंक आ जाए तो फिर वो संख्या कौन सी होगी? हमारी विषम संख्या। क्यों? क्योंकि उसमें 2 का भाग नाजे है। ठीक है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगी कौन सी संख्याएं? आप लोग देखो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ठीक है। तो ये बहुत सारी संख्या हम इसमें लिख सकते। ठीक है। तो ये कौन सी संख्या है? हमारी विषम संख्या है, क्योंकि इनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इनके इकाई का अंक क्या है? 1 3 5 7 9 है। ठीक है। या फिर यही अंक ज्यों के त्यों आ जाए तो ये अंक है, और संख्याओं के इकाई का अंक इनमें से कोई आ जाए तो वो संख्या 2 से नहीं कटेगी, वो कहलाएगी कौन सी? विषम संख्या। तो दोस्तों इसके बाद बात करने वाले हैं हम
भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कौन सा पोजिट? कंपोजिट। दोस्तों जो हमारी भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती हैं इसमें एक शामिल नहीं रहता, इसलिए हमने शुरू में लिख दिया एक से बड़ी। कौन सी संख्या है? एक से बड़ी, क्योंकि इसमें एक आता नहीं है। ठीक है, तो और इस संख्या को बहुत ही आराम से पढ़ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट संख्या है, इसके बारे में सब लोगों को पता होना चाहिए। तो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है। तो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से, क्योंकि एक और स्वयं से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, क्योंकि एक का भाग जिस संख्या में दोगे तो वही संख्या आ जाएगी, और यदि उसी संख्या का उसी में भाग दोगे तो फिर एक बार जाएगा। यानी कि एक व स्वयं से तो सभी संख्या विभाजित होती हैं, लेकिन एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए तो फिर वो समझ लो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या होगी? भाज्य। लेकिन एक से बड़ी होना चाहिए क्योंकि भाज्य में एक शामिल नहीं होता है। यदि आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो इस दूसरी वाली परिभाषा को बहुत ध्यान से देखना। इसमें क्या लिखा? वे सभी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो जो गुणनखंड का कहा इसके बारे में देखो। सबसे पहले तो ये गुणनखंड आखिर कहावत का है। जैसे 12 लिया हमने तो 12 में किस किस का भाग जा रहा? 12 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा और 6 का, और 12 में 12 का भी भाग जाएगा। तो इस 12 में जौन जौन सी संख्या का यानी कि जिन संख्याओं का भाग जा रहा वो सभी क्या कहलाएंगे? 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, तो 12 में इन सभी का भाग जा रहा तो ये सभी क्या कहलाएंगे? हमारे 12 के गुणनखंड। लेकिन कंडीशन क्या दी है? 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। कितने गुणनखंड होना चाहिए? 2 से अधिक। तो देखो 12 के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए 12 हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना। इसकी और भी एग्जाम्पल देख लो आप लोग। तो भाज्य संख्या के अंतर्गत सबसे पहले हमारा क्या आएगा? 4, क्योंकि एक आता नहीं है भाज्य अभाज्य में। 2 तो हमारा अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी मिली हमको? 4। फिर इसके बाद क्या आएगा? 4 के बाद 6, 7 तो आएगा नहीं, इसके बाद क्या आएगा? 8 और 9। देखो ये 9 विषम है, लेकिन बात तो भाज्य अभाज्य की हो रही है, इसलिए 9 भी आएगा। और 10 आएगा, 11 तो नहीं आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा? 12। 12 के बाद 13 नहीं आएगा, आएगा कौन सा? 14। ठीक है, तो जो ये संख्या है ना इनके 2 से अधिक गुणनखंड है, क्योंकि 4 का देखोगे ना तो 4 में 1 का भाग जा रहा, 2 का भाग जा रहा और 4 का, तो देखो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए ना, इसलिए 4 हमारा क्या हो गया? भाज्य। 6 में देखो तो 1 का भाग जा रहा, 2 का भाग जा रहा और 3 का भाग जा रहा और 6 का, तो इतनी सारी संख्याओं का इसमें क्या जा रहा? भाग। यानी कि 6 के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए हमारा भाज्य हो गया। ठीक है, अब आप लोग समझ जाओ। ठीक है, किन संख्याओं के कैसे हैं? 2 से अधिक गुणनखंड, इसलिए हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो आप लोग याद रखना जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद देखो हमारी कौन सी अगली संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। और देखो ये भी हमारी एक से बड़ी संख्याएं होती हैं, और इसमें आनी कौन कौन सी संख्याएं? तो देखो ध्यान से क्या लिखा है कि वे सभी संख्याएं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित होती हैं, यानी कि एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या। और एक से होगी कैसी? बड़ी। तो एक से बड़ी होना चाहिए और केवल एक और स्वयं से विभाजित होना चाहिए और किसी से विभाजित नहीं होना चाहिए, तब वो हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। दूसरी परिभाषा भी देखो, वे सभी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और वे 2 गुणनखंड होंगे कौन से? या तो 1 होगा या वह संख्या स्वयं होगी। ठीक है, तो जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो कौन सी संख्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों इसके बाद हम कुछ अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे देखो एक तो ना भाज्य होता है ना अभाज्य, इसलिए हमारी कहां से शुरू होगी अभाज्य संख्या? 2 से। जैसे 2, 3, 5, 7 और 7 के बाद सीधे 11 आएगा। क्या आएगा? 11। 11 के बाद 13, 13 के बाद सीधा कौन सा? 17। 14 और 15 तो आएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके 2 से अधिक गुणनखंड होते भाज्य हैं। तो 17 के बाद सीधा 19, 19 के बाद 23। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी अनंत तक ये कई संख्याएं हो जाएंगी इसमें। ठीक है, तो देखो जितनी भी संख्या है सभी के केवल और केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है। आप लोग देख सकते हो कि जो 2 है ना इसमें या तो 1 का भाग जाएगा या 2 का,
इसके अलावा किसी भी और संख्या का भाग नहीं जाता है, यानी कि इसके केवल दो गुणनखंड है, इसलिए कौन सी संख्या होगी हमारी अभाज्य संख्या। किसी भी संख्या में देख लो 1 और 3 से कटेगा, 5 और 1 से कटेगा, 1 और 7 से कटेगा, मतलब इसके केवल दो गुणनखंड है, और जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो तो कौन सी संख्या कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या। इसके बाद देखो दोस्तों आप लोग अगली संख्या, और वो संख्या कौन सी हमारी सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या है सह अभाज्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। कौन सी संख्या को प्राइम नंबर। तो देखो इसमें शब्द लिखा है कौन सा सह, अब सह है तो अकेली संख्या तो होगी नहीं, यानी कि दो दो संख्याओं का जोड़ा आने वाला है, इसलिए हम लिखेंगे वह संख्या युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि अकेली संख्या नहीं रहेगी, दो दो संख्याएं होंगी, तो वह संख्या युग्म जिसका मासा, मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF, ठीक है, कितना हो 1 हो, जिसका मासा 1 हो, तो वह संख्या युग्म जिसका मासा यानी कि HCF कितना हो 1 हो, उसको क्या कहते हैं हम असह अभाज्य संख्या। मासा 1 का मतलब देखो अर्थात जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो 1, ठीक है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में देखो आप लोग कैसा उभयनिष्ठ गुणनखंड और कैसा मासा इसका 1, तो देखो जैसे हमने 2 और 3 ले लिया, क्या ले लिया 2 और 3, अब 2 और 3 का आप लोग HCF निकालोगे तो वो कितना आएगा 1 आएगा, आएगा कि नहीं तो यही 1 हो जाएगा हमारा क्या 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि देखो 2 में भाग काय का जाएगा, 1 का भाग जाएगा और 2 का, 3 में भाग काय का जाएगा 1 का और 3 का, तो बताओ इसमें और इसमें उभयनिष्ठ कौन सी संख्या दिख रही, 1 दिख रहा, देखो सभी में दोनों में 1 क्या दिख रहा हमारा उभयनिष्ठ है, तो दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है हमारा 1 है, क्योंकि ये हो गए 2 के गुणनखंड और ये हो गए 3 के गुणनखंड, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या दिख रहा आप लोगों को, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है, तो 1 दोनों में है, यानी कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1 है, इसलिए 2 और 3 क्या हो जाएगी हमारी सह अभाज्य संख्याएं। इसके बाद हमारा दूसरा उदाहरण भी आप लोग देखो, तो हमारा उदाहरण पहला हो गया, दूसरा जैसे हमने ले लिया 3 और 5, तो ये भी हमारी सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी, क्योंकि 3 और 5 का HCF निकालोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और सुनो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड वो भी कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 3 के गुणनखंड क्या होंगे 1 और 3, 5 के गुणनखंड कौन होंगे 1 और 5, तो देखो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है कॉमन वाला गुणनखंड, तो हमारा 1 है, क्या है 1, तो ठीक है 3 और 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या आ रहा 1 आ रहा, इसलिए हमारी कौन सी संख्या हो जाएंगी सह अभाज्य संख्या। तो दोस्तों आप लोग सीख गए होंगे कि सह अभाज्य संख्या कौन सी कहलाती है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं सम्मिश्र संख्या के बारे में। सबसे पहले तो सम्मिश्र संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होती कौन सी है, देखो आप लोग ये सबसे पहले तो सम्मिश्र संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं Z से, किस रूप में होती, ये होती अपनी A प्लस IB के रूप में। इसको सबसे पहले समझो कि जो हमारा I है ना, इसको क्या बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं आयोटा, ठीक है, तो ये हमारी ग्रीक भाषा का अक्षर है जिसे हम आयोटा बोलते हैं, और इसका मान होता है हमारा रूट के अंदर -1, यानी ये तो अवास्तविक संख्या हुई, जी हाँ, यानी कि जो आई है ये अवास्तविक संख्या है, अवास्तविक का बी, अवास्तविक का बी में गुणा होगा तो ये भी हमारा अवास्तविक हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अधिकल्पित, क्या बोलते हैं अधिकल्पित भाग, यानी कि ये हमारा कौन सा भाग हो गया सम्मिश्र संख्या का अधिकल्पित। तो जो ये शुरू में लिखा है ये हो जाएगा हमारा वास्तविक भाग, कौन सा भाग वास्तविक भाग। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हो कि सम्मिश्र संख्या में कितने दो भाग होते हैं, एक वास्तविक भाग और एक अवास्तविक, दोनों के योग या अंतर से हमारी क्या बन जाती है सम्मिश्र संख्या।